सर्दियों की रात थी। गांव रायपुर की सरहद पर धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे भी कुछ नजर नहीं आता था। इसी धुंध में से एक ट्रक धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। ट्रक में बैठे 3 लोग, दीपक, राजन और सोहन, शहर से लौट रहे थे। अरे राजन, तूने सुना है? लोग कहते हैं कि इस गांव के पास रात में कोई औरत दिखाई देती है जो कभी भी किसी का भी चेहरा ओढ़ लेती है। अरे यार, वैसी कहानियां मत सुनाया कर रात के वक्त। तू जानता है ना, मुझे वैसे भी अंधेरे से डर लगता है। अरे डरपोक कहीं के, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे कोई छलावा वलावा नहीं होता। ट्रक की हेडलाइट कुछ दूर तक ही उजाला कर पा रहा था। सामने अचानक धुंध में एक परछाई हिली। अबे वो देख, कोई खड़ा है बीच सड़क में। ट्रक के रुकते ही तीनों ने देखा एक लड़की सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, झुकी हुई गर्दन। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। दीपक, वापस मोड़ ट्रक, वापस। ये वही है, वही चला। अरे चुप कर डरपोक, मैं देखता हूँ कौन है। सोहन ने लड़की के पास जाकर उसकी गर्दन सीधी करने की कोशिश की। लड़की ने धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाई, पर चेहरा सोहन का था। सोहन घबरा कर पीछे हटा। उसके मुंह से आवाज निकली, ये क्या मजाक है? लड़की ने सोहन की आवाज में ही कहा, तू कौन है? मैं सोहन हूँ। और अचानक वो लड़की सोहन बन गई। हूबहू वही चेहरा, वही कपड़े। सोहन भाग, ये छलावा है। पर तब तक उस लड़की ने सोहन के गले में अपनी सफेद साड़ी लपेट दी। सोहन चीख भी नहीं सका। राजन और दीपक ट्रक में कूदे। ट्रक स्टार्ट हुआ और धुंध को चीरता भाग निकला। पीछे सड़क पर बस सोहन की चीख गूंज रही थी, या फिर छलावे की हंसी। सुबह गांव में हल्ला मच गया। सोहन का शव कुएं में मिला, मगर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था और उसका गला सूजा हुआ था, जैसे किसी ने कसकर दबाया हो। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह ने तुरंत पंचायत बुलाई। ऐसी मौत पहले कभी नहीं देखी गई। किसी ने उसका चेहरा क्यों बिगाड़ा होगा? छलावा लौट आया है। मेरी दादी कहती थी, ये किसी का भी रूप धर सकता है। जिसने भी इसे देख लिया वो मर जाएगा, या फिर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। मुझे छोड़ दो गाँव वालों, मैं शहर चला जाऊंगा। मैंने देखा तो उसे। नहीं, जब तक ये सच्चाई पता नहीं चलती। गांव के पुजारी पंडित श्यामलाल को बुलाया गया। छलावा डर से पलता है। जितना डरोगे वो उतना ताकतवर होगा। इसे रोकने के लिए हमें गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर पूजा करनी होगी। रात को दीपक, राजन, प्रधान और पंडित श्यामलाल चारों गांव के बाहर गए। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगा। किसी ने राजन के कान में धीरे से फूंक मारी। राजन। राजन ने पीछे देखा, वहां दीपक खड़ा था। दीपक, तू वहां पूजा कर रहा था ना? यहाँ कैसे? पीछे देखा तो दीपक सच में मंत्र पढ़ रहा था। राजन की चीख निकल गई, क्योंकि जो दीपक सामने खड़ा था उसकी आंखें काली थी। वो दीपक छलावा था। छलावे ने अपना चेहरा झटके से खींचा और वो बिना चेहरा वाला डरावना साया बन गया। राजन की चीख सुनते ही असली दीपक भागा। पंडित जी ने मिट्टी का घड़ा उठाकर छलावे पर फेंका। घड़ा टूटते ही काले धुएं में छलावा गायब हो गया, लेकिन राजन की गर्दन मरोड़ दी गई थी। मैं क्यों बचा हर बार? मुझे क्यों छोड़ देता है ये? क्योंकि अब ये तुझे इस्तेमाल करेगा। ये तुझे भी किसी दिन ओढ़ लेगा। अगली रात गांव में कोहरा मच गया। गांव के घरों में बच्चों ने खिड़की से देखा, कोई माँ बनकर दरवाजा खटखटा रहा है, किसी के पिता बनकर कोई आंगन में बैठा है। हर घर में छलावा घुस चुका था। बच्चों की किलकारियां अचानक रोने में बदल गई। औरतों की चीखें निकलने लगी। दीपक भागता हुआ प्रधान के घर पहुंचा। प्रधान जी, वो
पूरे गांव में फैल गया है। अरे पकड़ो उसे, जला डालो। पर मैं ही तो हूँ वो। और अगले ही पल दीपक का चेहरा गायब हो गया। वही छलावा उसकी जगह खड़ा था। प्रधान भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गांव के हर कोने से एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा, सब मेरा चेहरा पहनेंगे। सुबह गांव वीरान था। सड़क पर कोई नहीं, घरों के दरवाजे टूटे हुए, हर दीवार पर खून से लिखा था छलावा। कहीं किसी की हड्डियां, कहीं किसी औरत की लटकी हुई साड़ी, और बीच में पड़ा था एक चेहरा। वो किसी का भी नहीं था, पर फिर भी हर किसी का था। 3 दिन बाद पास के शहर से पुलिस आई। गांव पूरा खाली था। बस कुएं में से आवाज आती थी। कोई राजन की आवाज में रोता था, कोई दीपक की आवाज में हंसता था। पुलिस ने कुएं में झांका। कुएं में अंधेरा ही अंधेरा था। किसी ने नीचे से कहा, कूद आओ, हम सब यही है। और फिर कुएं से वही छलावे की आवाज आई, तू भी अब मैं हूँ। गांव रायपुर के वीरान हो जाने के बाद पुलिस की टीम लौट गई थी, लेकिन उनके लौटने के बाद भी कुएं से आती आवाजें नहीं थमी थी। शहर में बैठी नेहा, 28 वर्ष, पत्रकार, इस गांव के बारे में सुन चुकी थी। उसका भाई दीपक उसी गांव में ट्रक ड्राइवर था, जिसकी कोई खबर नहीं थी। सर, मुझे वहाँ जाना होगा। मेरा भाई लापता है, मैं रुक नहीं सकती। नेहा, वो गांव शापित है, प्लीज मत जाओ। तुम शहर में ही रहकर रिपोर्ट बनाओ। मैं रिपोर्ट नहीं बना रही, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। मुझे मंजूरी चाहिए। फोन कट गया। नेहा ने अपनी बाइक उठाई और रायपुर की ओर निकल पड़ी। जैसे नेहा गांव के बाहर पहुंची, उसे हर ओर अजीब सा सन्नाटा लगा। हवा में गंध थी, जैसे किसी ने जानवर जलाए हो। नेहा ने अपनी बाइक गांव के प्रवेश द्वार पर रोकी। सामने टूटी हुई चौपाल, खून के धब्बे, और दीवारों पर अभी भी छलावा लिखा था। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू की। मैं रायपुर गांव में हूँ, जहाँ कुछ दिन पहले सामूहिक हत्याएं हुई। मैं यहाँ अपने भाई दीपक की तलाश में आई हूँ। अगर कुछ होता है तो ये वीडियो सबूत होगा। रात का समय हो चला था। नेहा ने पास के एक टूटे घर में खुद को छुपाया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात के 1 बज रहे थे। नेहा की नींद खुली क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? नेहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर दीपक खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। दीपक, तू जिंदा है? हाँ बहन, मैं जिंदा हूँ। नेहा ने दीपक को गले लगाया, पर उसकी सांसें ठंडी लग रही थी। दीपक, तेरी सांसें इतनी ठंडी क्यों है? दीपक का चेहरा हंसी में बदल गया, पर उसकी आंखें काली पड़ गई। अचानक उसकी गर्दन मोड़ गई और उसने वही आवाज निकाली, सबका चेहरा मेरा है। नेहा चीखी और कमरे के कोने में भागकर छुप गई। दीपक धीरे धीरे बदल गया। उसका चेहरा भयानक हो गया और उसके चेहरे पर काले गड्ढे आ गए थे। नेहा ने कैमरा उठाया और भागकर बाहर निकली। गांव के हर घर में से आवाजें आ रही थी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई गा रहा था। नेहा भागते भागते कुएं तक पहुंची, जहां से आवाज आ रही थी, नेहा, मैं यहाँ हूँ, बचा ले। नेहा ने कुएं में झांका। नीचे पानी काला था, उसमें दीपक का चेहरा दिख रहा था। दीपक, मैं तुझे निकालूंगी, रुक। जैसे उसने रस्सी फेंकने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया,
कुएं से एक काली हथेली बाहर आई और उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कुएं से वही आवाज आई, छलावा। नेहा ने जोर लगाकर हाथ छुड़ाया और भाग खड़ी हुई। नेहा गांव के मंदिर की ओर भागी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें सफेद थी। वही पंडित श्यामलाल। अरे आ गई तू, तेरी ही प्रतीक्षा थी। छलावे ने तुझे बुलाया है। मुझे नहीं आना था, मैं बस अपने भाई को लेने आई थी। तेरा भाई मर चुका है, अब वो नहीं, उसका चेहरा है जिसे छलावा ओढ़ चुका है। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं इसे? छलावा डर से पलता है, तू डरना छोड़ दे। पर क्या? पर तुझमें साहस नहीं है। छलावा तुझे भी ले जाएगा। अचानक पंडित की आंखें काली हो गई और उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई। उसकी जीभ बाहर निकल आई और उसने वही आवाज निकाली, सांप मेरा चेहरा पहनेंगे। नेहा चीखती हुई भागी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा गांव के बीच बने स्कूल में जा छुपी। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा था, छलावा एक शापित आत्मा है जो अपने शरीर को पाने के लिए चेहरों को चुराता है। जब तक उसे सच्चा चेहरा नहीं मिलता वो भटकता रहेगा। नेहा ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है ये छलावा किसी खास चेहरे की तलाश में है। मुझे समझना होगा कि उसका सच्चा चेहरा कौन है। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। वहां दीपक खड़ा था। नेहा, मैं असली दीपक हूँ। नहीं, तू छलावा है। नहीं नेहा, मैं सच में बचकर भाग आया हूँ, मुझे बचा ले। नेहा ने देखा दीपक के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। दीपक की आवाज गूंजी, क्योंकि अब मैं भी छलावा हूँ। नेहा स्कूल से भागी। उसे समझ आ चुका था कि गांव में कोई भी असली नहीं बचा। जैसे वो गांव की सीमा पर पहुंची, धुंध और गहरी हो गई। सामने से कोई आ रहा था। वो उसकी माँ का चेहरा था। नेहा, तू भाग क्यों रही है? मेरी माँ मर चुकी है, तो छलावा है। पर मैं तेरे भीतर हूँ। अचानक वो चेहरा बदलने लगा। उसमें दीपक का चेहरा आया, पंडित का चेहरा आया, राजन का चेहरा आया, सोहन का चेहरा आया और फिर नेहा की माँ की आवाज ने बोला, मुझे मेरा असली चेहरा दे दे नेहा। नेहा के हाथ में कैमरा अब भी ऑन था। वो गिर पड़ी। छलावा ने धीरे धीरे उसका चेहरा छुआ। तेरा ही चेहरा मेरा असली चेहरा है नेहा। नेहा की आंखों में चमक आई। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, लेकिन वो याद नहीं थी, यह किसी और की स्मृति थी। तभी छलावे ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ नेहा, मुझे याद कर। नेहा का दिमाग झनझना गया। उसकी सांस तेज होने लगी। नहीं, तू मेरा पिता नहीं हो सकता। छलावे ने नेहा के चेहरे को छुआ और उसमें समा गया। नेहा की आंखें काली पड़ गई और उसके मुंह से आवाज आई, अब मुझे मेरा असली चेहरा मिल गया, अब मैं आजाद हूँ। गांव में हवा चलनी बंद हो गई। पेड़ रुक गए, आवाजें खामोश हो गई। नेहा उठी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कैमरा उठाया। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था, जो अब बिल्कुल खाली था। नेहा, जो अब छलावा बन चुकी थी, बाइक पर बैठी और शहर की ओर लौट गई। छलावा कोई शापित आत्मा नहीं था। ये नेहा के पिता की आत्मा थी, जो नेहा को बचपन में छोड़कर मर गया था। उसकी आत्मा एक चेहरा ढूंढ रही थी, जिसके साथ वो दुनिया में वापस आ सके। वो चेहरा नेहा का था। अब छलावा ने नेहा का रूप ले लिया है और शहर की ओर लौट रहा है,
ताकि शहर में भी वही शुरू कर सके जो रायपुर में किया। नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी का छलावा है। जैसे ही नीलू पीछे पलटती है, उसको अपने पीछे घने जंगल के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो थी किसी की पीली आंखें। दो बड़ी बड़ी पीली आंखें सिर्फ और सिर्फ नीलू को ही निहार रही थी। नीलू की नजर भी उन आंखों पर टिक जाती है। तभी नीलू के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर नीलू की चीख निकल जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? कौन है? नीलू ये बात बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर एक परछाई आकर बैठ जाती है। अपने ऊपर किसी का एहसास पाकर मानो नीलू पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। पर ये नीलू थी कौन और वो इस जंगल में अकेले कर क्या रही थी? जानने के लिए चलते हैं कुछ घंटे पहले। ये कहानी चार दोस्तों की है जो घर और ऑफिस के कामों से कुछ दिन की फुर्सत लेकर बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। वो चारों दोस्त नीलू, शीला, अमर और कार्तिक अपने शहर से दूर एक कैंप पर जाते हैं, जहां कैंप के बाहर चारों दोस्त बॉनफायर जलाकर बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। इसी बीच अमर के दिमाग में एक गेम आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है, चलो यार बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम खेला जाए। पर ये गेम तो मेरी नीलू का फेवरेट है, क्यों जानू? अमर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इस तरह से मत बोला करो। अरे यार, क्या तुम दोनों आपस में फिर से लड़ने लगे? तुम दोनों का ऐसा एक भी दिन नहीं होता होगा जिस दिन तुम दोनों लड़ाई ना करो। मुझसे लड़े बिना उसका पेट भरता कहाँ है? नीलू छोटी सी बात पर अमर से नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी देखकर तीनों हंसने लगते हैं और ट्रुथ और डेयर का गेम शुरू करते हैं, जिसमें कार्तिक एक बोतल घुमाता है और वो बोतल अमर के पास जाकर रुकती है। क्योंकि बोतल अमर के पास रुकी थी, इसीलिए अमर से ट्रुथ और डेयर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें अमर ट्रुथ को चुनता है और यहीं पर कार्तिक उसे फंसा देता है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। नीलू जरा पूछो अमर से ये उस दिन अपनी एक्स से बात क्यों कर रहा था? तुम्हें नहीं पता, पर जानती इसकी एक्स रह चुकी है। कार्तिक, ये क्या हरकत है? तुम उन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों करवा रहे हो? अरे फोन का आपसी मामला है, तुम कोई दूसरा सवाल कर लो ना यार। क्यों कोई दूसरा सवाल कर लो? कार्तिक ने बिल्कुल सही सवाल चुना है। आखिर कौन है ये शांति? और अमर की कोई एक्स भी थी, उसने मुझे आज तक नहीं बताया। और चलो थी भी कोई, तो मेरे होते हुए उसने उससे बात क्यों की? कार्तिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीलू इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना देगी और गुस्से में उठकर वहां से चली जाएगी। अमर नीलू की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो गुस्से में कैंप से चली जाती है। अब अमर नीलू को अपनी बात समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर नीलू है जो उसकी सुनती ही नहीं और एक जंगल के रास्ते पर चल पड़ती है। जंगल के बाहर एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, यहाँ जाना मना है। पर नीलू कुछ नहीं देखती और आंख बंद करके गुस्से में उस रास्ते पर निकल जाती है। अमर भी उसे रोकते हुए उस रास्ते पर चल पड़ता है और थोड़ी दूर जाकर नीलू को एहसास होता है कि वो अपने कैंप से काफी दूर आ चुकी है। और तभी वहां अमर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यार नीलू, मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों होती हो और गुस्से में इतनी जल्दी कैसे चलने लगती हो? पता है तुम्हें हम कैंप से कितनी दूर आ चुके हैं? रात का सन्नाटा और चारों तरफ जंगल ही जंगल देखकर अब नीलू को डर लगने लगता है। साथ ही उन्हें जानवरों की आवाज सुनाई देने लगती है। नीलू एक लंबी सांस लेती है और अमर से कहती है, तुम सही कह रहे हो अमर, मुझे भी लगता है हम गलत जगह आ गए हैं, पर अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? वैसे मुझे भी नहीं पता यहाँ का रास्ता, पर तुम साथ रहोगी तो मैं सारे रास्ते पार कर लूंगा
और नाराज मत हुआ करो यार। जानती मेरी एक्स थी, वो मेरी लाइफ में है नहीं। और वैसे भी उस दिन उसने मुझसे मदद मांगने के लिए कॉल की थी, पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। कार्तिक तो बस मजे ले रहा था, तुम तो जानती हो ना उसे। अमर की बात सुनकर नीलू का गुस्सा तो शांत हो जाता है, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी नीलू को एहसास होता है जैसे कोई छलावा उसके बगल में उसके साथ चल रहा है। नीलू घबराई हुई पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। नीलू फिर से आगे की ओर देखती है तो वो देखती है कि अमर उसके साथ नहीं है। अब नीलू बहुत ज्यादा डर जाती है और अमर को आवाज देने लगती है। अमर, 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 तुम कहाँ हो? तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ऐसे रास्ते पर। अमर, अमर। इतना बोलकर नीलू घबराई वही जमीन पर बैठ जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा है। मैं तुम्हारे पास हूं। नीलू एक झटके में उठकर खड़ी होती है। नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे किसी का साया है। जैसे ही नीलू पीछे पलटती है, उसको अपने पीछे घने जंगल के सिवा अगर कुछ दिखता है तो वो थी किसी की पीली आंखें। दो बड़ी बड़ी पीली आंखें सिर्फ और सिर्फ नीलू को ही निहार रही थी। नीलू की नजर भी उन आंखों पर टिक जाती है। तभी नीलू के कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस चिल्लाती हुई आवाज को सुनकर नीलू की चीख निकल जाती है। कौन है? कौन है जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है? कौन है? नीलू ये बात बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर एक परछाई आकर बैठ जाती है। अपने ऊपर किसी का एहसास पाकर मानो नीलू पूरी तरह ठंडी पड़ जाती है। नीलू को अब